ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, हमारा राइजिंग सिटी प्रोग्राम पायदान दर पायदान सफलता की मंजिल की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस सब सफलता के पीछे हमारा वो मकसद, जिसमें हमने ये कहा था कि वो यूथ जो अपनी दिशा में, अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि जो राजस्थान और देश के एक मुकाम तक पहुंच चुका है, लेकिन हमारा सन सिटी जोधपुर उनसे वाकिफ नहीं है। लेकिन अब ये मकसद हमारा धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा है। यानी हमारे राइजिंग सिटी के राइजिंग स्टार से हमारा शहर लगातार वाकिफ होता जा रहा है और हमारे शहर के दिल में घर करता जा रहा है कि हमारे शहर में कला और संस्कृति की इतनी मायनाज हस्ती, और साथ ही वो राइजिंग स्टार जिन्हें राइजिंग स्टार बनाया है, ऐसे मेंटर, उन लोगों का भी कुछ हमने आपके सामने राइजिंग सिटी में एज ए राइजिंग स्टार पेश किया। लेकिन उन लोगों का भी जो एक हाथ हमारे इस एपिसोड के प्रति है, वो हमें वाकई एक ऊंचाई तक पहुंचाता है। आज हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में एक ऐसे राइजिंग स्टार हैं जो यूथ हैं, लेकिन उन्होंने संगीत के क्षेत्र में लगातार ऊंचाइयां तय की है। हालांकि उन्हें म्यूजिक, उन्हें संगीत विरासत में मिला है उनके पिताश्री से, लेकिन उन्होंने अपनी साधना के बल पर, अपने लगातार अभ्यास के बल पर एक अलग मुकाम तय किया है। और ख़ास बात यह है कि उनकी झोली में बहुत से राजस्थान के पुरस्कार तो हैं, लेकिन उन्होंने 4 विधाओं में अपने आप को पारंगित किया है। और वो है तबला, तबले के साथ साथ गिटार, गिटार के साथ उन्होंने सितार, और सितार के साथ साथ शास्त्रीय गायकी भी।
सब बातों को कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कैसे ही मुकाम तय किया है। आइए हमारे बीच आज के राइजिंग स्टार हैं अखिल बोहरा। राइजिंग सिटी प्रोग्राम में अखिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप तो इतनी कम उम्र में हैं और संगीत की इतनी बड़ी आपने महारत हासिल की है। अगर मैं ये पूछूं कि आपने किस उम्र से संगीत का सफ़र शुरू किया? जब से मुझे समझ आनी शुरू हुई है तब से संगीत का मेरा सफ़र प्रारंभ हुआ है। आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटी अवस्था में मैंने उसको प्रारंभ किया है। और उससे पहले जब मैं चलना या बोलना भी नहीं समझता था तब से ही कानों में संगीत की ध्वनियाँ आ रही है। तो ये जो संगीत का सफ़र आपने शुरू किया, ये कोई इंस्पायरेशन थी, प्रेरणा थी, या आपकी अंदर से रुचि जागृत हुई, या दोनों का तालमेल था? क्या कह सकते हैं? दोनों का तालमेल बिल्कुल था। हाँ। क्योंकि प्रेरणा भी किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। हाँ। और साधना भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो साधना के साथ साथ मुझे कई बार प्रेरणा मिलती रही अपने ही गुरु जो मेरे पिताजी हैं पंडित सतीश चंद्र बोहरा जी, उनसे काफ़ी बार मुझे प्रेरणा मिलती रही और उनके साथ ही मैंने काफ़ी समय तक मैंने इसकी साधना की और अभी भी उसके साथ ही चल रहा है। आपने संगीत का सफ़र जो शिक्षा आरंभ की आपकी विधिवत जिसको कह सकते हैं, तो वो किससे शुरू किया आपने? कोई वाद्य से या कोई ताल वाद्य से, किससे किया? सर्वप्रथम तबले से शुरू किया। और गुणीजन यही कहते हैं कि आपको अगर संगीत, जैसे गुणीजनों ने संगीत की परिभाषा बताई है, गायन वादन नृत्य, इन तीनों का संक्षिप्त नाम ही संगीत है। और संगीत का जो प्राण है वह ताल है। तो सबसे पहले आपको ताल का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तबले से ही प्रारंभ किया हमने। तबला चूँकि इसको जानते तो सब लोग हैं जी, जानने से मतलब जो श्रोता है या दर्शक है जी, लेकिन तबला ऐसा लगता है कि उसको पूरा का पूरा एक आत्मा दे रहा है किसी गीत को या शास्त्रीय बंदिश को जी। लेकिन तबले में दो अलग अलग आकार, बेलनाकार हमें दिखाई देते हैं। हाँ। एक तो आप लोगों की संगीत की भाषा में शायद उसको दायां या बायां कहते हैं जी, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा बताएं कि दाएं बाएं का एक तो अलग अलग क्या भूमिका है संगीत में जी, और उसका जो आकार है तो क्या उनकी आकार से भूमिका बदल जाती है? दायां बायां बिल्कुल उससे कहा जाता है। उसके अलावा उसको तबला कहा जाता है। और तबले की अगर आप आकृति देखेंगे तो सर्वप्रथम नीचे ईडानी होती है दोनों के। ईडानी के बाद जो बायां है वह कई प्रकार के धातु से बना हुआ होता है। कुछ लोग इसको स्टील, लोहे, चांदी, पीतल इस तरीके से डिजाइन से उसको बनाते हैं। आप अगर पौराणिक काल में जाते हैं तो वहां पर तो लकड़ी का भी और माटी का भी मिलेंगे अपने को, पर अब वह चलन इतना कम हो गया है बहुत ही। तो ईडानी के बाद वह धातु का होता है। और दूसरा जो छोटा वाला जो आप उसको कहते हैं उसको तबला कहते हैं, कोठी कहते हैं, उसको चाटी भी बोला जाता है उसको, वह लकड़ी का होता है। तो दोनों के नीचे ईडानी होती है। उसके बाद दोनों बद्दी से, जो चमड़े की होती है, बद्दी से कसे हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। और चाटी के अंदर बद्दी के साथ साथ में बड़े बड़े लकड़ी के गुट्टे भी रहते हैं, उनको गुट्टे बोलते हैं। और कुछ गुणीजन जब तबला बजाते हैं, बाएं बजाते हैं, तो वह प्लास्टिक के या मेटल के बाएं के अंदर भी पतले, औसतन उससे पतला होता है चाटी से, चाटी वाले गुटों से, तो वह भी लगाते हैं। तो उसमें जो ताल होता है, तो ताल का इस तरह की बनावट से हाँ। या जो अलग अलग उनके स्वरूप है दाएं और बाएं के, तो क्या वो ताल में उनकी भूमिकाएं बदल जाती है? यानी संगीत को जो ताल में जो बोल हैं उनमें उनकी भूमिकाएं बदल जाती है। ये इनसे ऊपर आते हैं तो गजरा बंधा हुआ होता है। गजरा क्या क्या, चाटी, चाटी क्या क्या, मैदान रहता है बड़ा, मैदान के बाद शाही होती है। तो इन सभी जगह पर, इन सभी जगह पर तबले के जो बोल हैं वह अलग अलग आपको सुनाई देते हैं, अलग अलग बजाए जाते हैं। तो ये जो शब्द हैं जी, ये कोई इनका टेक्स्ट लिपिबद्ध है या ये परंपरागत है या गुरु शिष्य परंपरा से है, क्या है ये? पहले तो यह लिपिबद्ध है। उसके बाद यह लिपिबद्ध स्वरूप में ही बजाए जाते हैं। और उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा के अंदर गुरु जिस प्रकार से वह एक शिष्य को बताता है कि आप पहले इसकी साधना करें, फिर इसकी साधना करें, फिर इस बोल की साधना करें, फिर आते आते कायदे या पलटे या टुकड़ों की साधना करें, फिर वह
चलन वहाँ से प्रारंभ होता है। आपने कब तक ये तबले की शिक्षा ली? काफ़ी साल मैंने इस पर तबले पर साधना की। आप कह सकते हैं कि 6 ईयर्स 7 ईयर्स लगभग तबले की साधना की, और इसके अलावा भी साथ साथ कई और इंस्ट्रूमेंट चलते रहे, पर मुख्य रूप से तबला चलता रहा। और स्टार्टिंग के तो कुछ साल तो जब तक आप उसको समझ रहे हैं, कुछ बोलों की साधना हो रही है, कुछ आपको रिटर्न वर्क मिलता रहता है, या आप उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं, और फिर कुछ कायदों में जाते हैं, धीरे धीरे आपकी ताल मजबूत होती है, और तालें छोटी छोटी तालें और मजबूत होती रही, उस पर साधना करते रहते हैं। तो तबले पे जैसे आपने एज ए अकॉम्पनिस्ट भी काम किया होगा जी, और इसका सोलो परफॉर्मेंस भी होती है, या सोलो रूप में भी इसके अलग अलग कोई ताल के अंदर कुछ अलग अलग जैसे साज में राग होती हैं, तो ताल में ऐसा क्या होता है कि जो सोलो परफॉर्मेंस में हम पेश कर सकते हैं? ताल में सोलो परफॉर्मेंस में आप किस मात्रा की ताल पर सोलो कर रहे हैं, और उसी मात्रा में साथ में नगमा बजता है, चाहे वो हारमोनियम हो या जिस इंस्ट्रूमेंट से फ्रीक्वेंसी निकल रही हो, सारंगी हो, सितार हो, वायलिन हो, गिटार हो, कोई भी हो, तो उस पर वह साथ में नगमा चलता है। 16 मात्रा का अगर आप कोई कायदा बजा रहे हैं तो 16 मात्रा में उसमें सोलो चलता है। फिर उसके साथ साथ उसका कायदा होता है, फिर कायदे के कई प्रकार के टुकड़े होते हैं, फिर उसके बाद में उसका तिहाई होता है, फिर उसका विस्तार रूप से चलता रहता है। जो आपने तबले में इतना अभ्यास किया, तो आपके गुरु और पिताश्री पंडित सतीश बोहरा जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अखिल जी के बारे में आपके तो उद्गार वाकई बहुत ही मायने रखते हैं। नमस्कार प्रमोद जी। अखिल के बारे में क्या कहूँ मैं। अखिल को संगीत विरासत में प्राप्त हुआ है। इस बच्चे में सबसे खास बात जो है, ये बहुत जल्दी समझ लेता है राग को और उसे किस प्रकार से परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैंने इसको कहा कि बेटा तू तबले में पारंगत हो जा और फिर बाकी सारे साज के ऊपर कमांड करना। तो पहले तबले में इसने एमए किया और बाद में इसने गिटार पर और अभी सितार में भी ये काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। ये जहाँ पर परंपरागत घरानेदार की बात है तो अपने दादा परदादा सभी का मान सम्मान करता है। इसके साथ जो मेरे गुरु हैं जिनके पास मैंने संगीत सीखा है उनका भी बहुत आदर करता है। तो इसके अंदर एक विशेषता यह है कि साधना के साथ साथ जो गुणीजन है उनकी बहुत इज्जत करता है ये, और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बातें अखिल जी के लिए बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। अखिल जी, आपने पहले तो तबले का अभ्यास किया, लेकिन आप मुख्य रूप से जो आपकी पहचान है संगीत जगत में वो एक तरह से गिटार पर है। तो जी, गिटार का आपने कैसे चयन किया? आपको गिटार की तरफ रुझान कैसे हुआ? आप कह सकते हैं कि बचपन में तबले के साथ साथ साधना करते करते गिटार को सुनना, गिटार को बजते हुए देखना और कई गुणीजनों से सुनना उसको, उनको बजते हुए उनको देखना, और इसके अलावा कई सारे और वाद्य यंत्रों को सुनना, गुणीजनों से उनको बजते हुए देखना। तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा होता था कि गिटार पर साधना की जाए, और यह एक पाश्चात्य संस्कृति का वाद्य यंत्र है, तो इस पर अगर शास्त्रीय पक्ष बजाया जाए तो वो कैसा लगेगा। तो वह बहुत ही एक टफ रहा मेरे लिए, और फिर यह मैंने चर्चा गुरुजी से भी की, और गुरुजी ने भी मुझे कहा कि आप इस पर शास्त्रीय पक्ष इस पर करें। तो धीरे धीरे उस पर रुझान बढ़ता है। अखिल जी, जैसा कि आपने बताया कि पाश्चात्य है और स्पेनिश ये जिसको कह सकते हैं कि तार वाद्य है, तो इस तरह का जो इसके अंदर वेस्टर्न बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है जी, है ना, और शायद इसके प्रकार भी अलग अलग हैं, एकोस्टिक कह सकते हैं और इलेक्ट्रिक गिटार हैं, दो अलग अलग हैं, लेकिन उसमें शास्त्रीयता का समावेश करना ये कैसे संभव हुआ? यह मेरे लिए बहुत ही कठिन रहा है। शास्त्रीय पर आप अगर शास्त्रीय के अंदर जो शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट हैं उस पर बजाना वह इतना कठिन नहीं रहता है। हाँ, साधना उस पर बहुत ही कठिन होती है, पर अगर आप एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट पर शास्त्रीय पक्ष का कुछ भी अंग बजा रहे हैं तो वह कठिन हो जाता है, क्योंकि उसकी जो बनावट है वो बनावट शास्त्रीय पक्ष के अनुरूप नहीं है।
हाँ, नेचुरली जो यहाँ का वेस्टर्न वाला है उसमें शायद स्ट्रिंग्स निर्धारित होंगे। बिल्कुल। और शास्त्रीय पक्ष के लिए आपको स्ट्रिंग्स में भी कुछ और बढ़ोतरी या जो भी बदलाव, वो कैसे किया जाता है? यह सारा ज्ञान आप कह सकते हैं कि मुझे शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट से और शास्त्रीय पक्ष से ही मिला है। जो उसके अंदर स्ट्रिंग्स होती है, 6 स्ट्रिंग्स लगी हुई होती है बेसिक तौर पर, और उसको एक बेसिक एकॉस्टिक के अंदर और बेसिक रूप पर उसको एक वेस्टर्न ट्यूनिंग मेथड से उसको ट्यून कर दिया जाता है। उसके अंदर आपको इतना बजाने को नहीं मिलता है, आप 3 सप्तक हो या 3 सप्तक से अधिक सप्तक में आपको जाना हो, या आपको वह जो स्वर है उसको घटाना हो या बढ़ाना हो, वह उसमें इतना नहीं मिलता है। आप उसके अंदर कोई मींड बजानी हो, जैसे आप वेस्टर्न में बोलते हैं उसको स्लाइड करना हो, वह उसमें स्वर में उतना नहीं मिलता है। वेस्टर्न अगर पक्ष उसमें बजाया जाता है तो बहुत ही खूबसूरत बजता है वह भी। वेस्टर्न से आप जब शास्त्रीयता में आते हैं, स्ट्रिंग में भी आपने जैसा कि बताया कि बदलाव होता है, तो शास्त्रीय केवल शास्त्रीय कहने से तो वो शास्त्रीय नहीं होता। बिल्कुल। उसमें इतना बड़ा विस्तार है, इतना एक तरह से समंदर है, तो वहाँ तक पहुँचना, जो शास्त्रीय राग हैं, शास्त्रीय का जो विस्तार है, वो कैसे उसमें समाहित किया आपने? उसके लिए सर्वप्रथम मैंने उसका जो ट्यूनिंग मेथड है वह बदला। उस ट्यूनिंग मेथड को बदलने के लिए बहुत कठिनाई भी हुई, क्योंकि उस एकॉस्टिक गिटार के अंदर जो स्ट्रिंग्स लगी हुई होती है, वह स्ट्रिंग्स उसके अनुरूप लगी हुई है, वेस्टर्न के अनुरूप, शास्त्रीय पक्ष के अनुरूप नहीं लगी हुई। तो फिर मैंने स्ट्रिंग्स को स्टडी करना शुरू किया कि स्ट्रिंग्स कितने प्रकार की होती है। तो कई प्रकार की स्ट्रिंग्स लगाने के बाद फिर उसके ट्यूनिंग मेथड को बदलने के बाद एक नतीजे पर पहुंचे कि अब इसके अंदर शास्त्रीय पक्ष उस यानी ये जो टेक्निकल बदलाव है इसमें, बिल्कुल, स्ट्रिंग्स वगैरह में, तो ये आपने खुद किया इसमें? हाँ। अच्छा। टेक्निकल बदलाव हो, उसके थ्रेशोल्ड को एडजस्ट करना हो गिटार की, ये सारा मैंने स्वयं किया, और इसमें मेरा गुरुदेव का आशीर्वाद पूरा रहा है। वेस्टर्न गिटार है, इसको क्लासिकल में बदला, लेकिन इसमें कैसे आपने जोड़, राग, झाला वगैरह जो होते हैं उनका विस्तार कैसे किया? सर्वप्रथम सरगम, अलंकार और कुछ सेलेक्टेड गुरुजी राग देते हैं, वहाँ से प्रारंभ किया। उसके बाद एकॉस्टिक गिटार पर मैंने कुछ इसको इसी तरीके से अपनाया, और जो फॉर्मेट है शास्त्रीय पक्ष का, वेस्टर्न का फॉर्मेट अलग रहता है, शास्त्रीय पक्ष का जो फॉर्मेट है उस पर साधना का वह अलग रहता है, तो उसको उसी अनुरूप से बजाया। तो वो बहुत ही कठिन रहता है उस पर, वो बहुत कठिन होता है कि उस पर सरगम अलग अलग फ्रेट से बजाना, उसके बाद एक ही फ्रेट से सभी प्रकार की सरगम उस पर बजाना, शुद्ध हो चाहे कोमल हो, फिर अलग अलग स्केल से उसको बजाना शुद्ध कोमल को, फिर हर अलग जगह से उसको अलंकार को बजाना। तो ये बहुत ही कठिन रहता है उसके अंदर। फिर राग, और ऐसे करते करते आलाप और जोड़ और झाले की आगे बनता गया। जो आपने ये अभ्यास किया, तो इसमें आपने अपनी कोई जो गिटार है और शास्त्रीय बंदिशें हैं या गिटार पे आपका, तो सोलो परफॉर्मेंस आपने गिटार की दी है, कहाँ दी है? सोलो परफॉर्मेंस कई जगह पर मैंने गिटार की दी है, उसमें जोधपुर में भी दी है सोलो परफॉर्मेंस, कई जगह पर जोधपुर के बाहर भी दी है, और राजस्थान के बाहर भी कई जगहों पर मेरी शास्त्रीय पक्ष में सोलो परफॉर्मेंस रही है। जोधपुर में कई विद्यालय महाविद्यालयों में, विद्यालय महाविद्यालयों के ऑडिटोरियम्स में, टाउन हॉल में, और जयपुर में मेरा सोलो परफॉर्मेंस हुआ था, उदयपुर में मेरा सोलो परफॉर्मेंस हुआ था। उदयपुर में महाराणा कुंभा रत्न मिला मुझे, महाराणा कुंभा रत्न प्रथम पुरस्कार मिला। महाराणा कुंभा एक संस्था है, वहाँ पर मैंने सोलो परफॉर्मेंस किया राग गिटार पर। हाँ, जयपुर में भी मुझे जयपुर में जो राजस्थान यूथ फेस्टिवल होता है, राजस्थान सरकार कराती है, उसमें प्रथम पुरस्कार मिला स्टेट लेवल में। वो भी कई बार मैं उसमें गया हूँ, कई बार उसमें जीता हूँ। उसके अलावा जयपुर में भी काफ़ी बार मेरा, जयपुर के आगे भी काफ़ी बार हुआ मेरा। जोधपुर कह लें, महाविद्यालय कह लें, महिला पीजी हो जाए शायद चाहे या एफडीआई कॉलेज हो जाए, कहीं ऐसे महाविद्यालय हैं, कहीं ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मेरा सोलो परफॉर्मेंस हुआ है। हमारे साथ जोधपुर सूरसागर कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य हैं माला जी माथुर, वो जुड़ गई हैं। माला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अखिल जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? जोधपुर के उभरते हुए युवा कलाकार अखिल बोहरा न केवल सितार और गिटार में, तबला वादन में भी पारंगत है,
इन्होंने कला को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। ये कला साधक है और अपने साथ साथ अन्य कई शिष्यों को भी इस कला में पारंगत कर रहे हैं। ये जोधपुर शहर का नाम पूरे देश में और विदेश में फैलाए, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू माला जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। थैंक यू। अखिल जी, आपने गिटार पे शास्त्रीय की पूरी शास्त्रीय संगीत की दुनिया में और वो भी गिटार के अंदर प्रवेश करके और एक अलग अपना एक संसार बनाया। तो शास्त्रीयता में बहुत सारे अलंकार, शुद्ध रागें और इस तरह से काफ़ी जो होती हैं, उसमें जो विद्या होती है शास्त्रीय संगीत की, तो वो विद्या कैसे डेवलप की? अलंकार है, राग है, या और भी जैसे उसमें जो भी आते हैं जी, वो कैसे आपने उसमें डेवलप किया? गुरुजी ने सबसे पहले सरगम से शुरुआत कराई। सरगम अलग अलग स्केल पर और साथ ही साथ शुद्ध और कोमल के अंदर भी वह, उसके साथ ही साथ कई और छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है उसमें। फिर अलंकार पर आते हैं। अलंकार को गुणीजन ये भी कहते हैं कि अलंकार संगीत का गहना है। तो अलंकार में इतने प्रकार के अलंकार होते हैं, इतने ही तालों में अलंकार होते हैं। फिर उसके बाद उसका विस्तार कराना, सरल रूप में अलंकार 6 मात्रा में अलंकार हो जाता है, तो 6 मात्रा में अलंकार उसको 1 सप्तक के अंदर बजाते हैं, 7 से 7 तक उसको लेकर जाते हैं और 7 से 7 वापस उसको लेकर आते हैं आरोह अवरोह के अंदर। उसके बाद उसी अलंकार को तीनों सप्तक में लेकर जाना, या हर सप्तक के किसी भी स्वर से दूसरे सप्तक के किसी भी स्वर तक उसको विस्तार से उसको बढ़ाना। यह इसलिए गुरुजी ने दिया था ताकि जो आने वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसको आप कह रहे हैं राग, वह सरल हो जाए, यह वह आप उस लेवल से बजा सकें, उसके अंदर आपको वेरिएशंस मिलने लग जाए। तो अलंकार गुणीजन यह भी कहते हैं कि जो जितना अलंकार करते हैं वह उस क्षेत्र में वह राजा होता है। तो आपके अलंकार पर अगर जितनी ज़्यादा पकड़ रहेगी उतना ही खूबसूरत आपका राग भी होगा और राग पक्ष भी उतना ही खूबसूरत रहेगा। अखिल जी, ये जो वेस्टर्न आपका है, चाहे अकॉस्टिक हो या इलेक्ट्रिक हो, उसको बैठकर जो बजाते हैं उसका एक पोस्चर, बिल्कुल जो वेस्टर्न वाला पोस्चर है वो बिल्कुल अलग होता है। और चूंकि हमारे शास्त्रीयता में एक स्व अनुशासन भी है और वो हमने आध्यात्मिकता के साथ भी जोड़ा हुआ है। हमारा जो शास्त्रीय संगीत का पक्ष है वो सीधा एक तरह से ईश्वर प्रदत्त माना जाता है, तो पोस्चर चेंज हो जाता है। तो आप जो गिटार प्ले करते हैं शास्त्रीय संगीत में, उसका पोस्चर क्या रहता है और क्या पोस्चर में बदलाव होता है? वेस्टर्न में जनरली कुछ लोग चेयर्स पर बैठकर या खड़े होकर गिटार पर बैज लगाकर उसको हैंग करके उसको बजाते हैं। वह भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं। शास्त्रीय पक्ष बचपन से ही मातेश्वरी के सामने, माँ सरस्वती के सामने बैठकर साधना करने का हमें अवसर मिला है। तो आज भी हम मातेश्वरी के सामने बैठकर, तो उसमें तो खड़े होकर या चेयर पर बैठकर बजा नहीं सकते, तो उसमें हमारा जो पोस्चर रहता है वह आसन लगाकर उस पर बैठकर ध्यान करके इस तरीके से बजाया जाता है। और जब आप खड़े होकर या चेयर पर शास्त्रीय पक्ष बजाते हैं तो वह आप कह सकते हैं एक आम भाषा में कि आप पर उस इंस्ट्रूमेंट पर इतनी ग्रिप नहीं रहती है, वह लूज रहता है, वह मतलब एक तरीके से शरीर से लटका हुआ रहता है, तो उस पर इतनी ग्रिप नहीं हो पाती है कि आप उस पर झाला जैसा काम हो या जोड़ जैसा काम हो या राग को द्रुत में या तानों को द्रुत में उसको बजाना हो, वह उतना उसमें होना मुश्किल होने लग जाता है। तो इसलिए आप आसन लगाकर बैठकर ही हम लोग उस पर बजाते हैं। तो आपने अब तक ये जो अभ्यास किया है तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी तैयार हुए हैं, हम देखते हैं जगह जगह आपके स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपकी एक स्टूडेंट हमसे जुड़ गई है, तमन्ना बोहरा। तमन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके गुरु अखिल बोहरा हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम तमन्ना जोशी है और मैं आज आप सभी के साथ एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने वाली हूँ जो मेरे गुरु भाई हैं, जिनका नाम है अखिल बोहरा। मैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी या लंबी चौड़ी पंक्तियां तो नहीं कहूंगी, पर मैं कुछ एक ऐसा शब्द, 2 ऐसे शब्द और एक ऐसी पंक्ति कहूंगी जिससे आपको उनका व्यक्तित्व बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। वो है मधुरभाषी, संयम और गुरु को भगवान मानने वाला। ऐसे व्यक्ति बहुत कम पाए जाते हैं जो बहुत शालीनता से, जो बहुत मधुरता से हर व्यक्ति विषय से बात करते हैं, जो बहुत ही संयम से संगीत की शिक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही साथ जो गुरु को भगवान मानते हैं अपना। जो गुरु शिष्य परंपरा आज के इस मॉडर्न कल्चर में लुप्त होती जा रही है,
उसके बारे में हमारी युवा पीढ़ी में एक नव ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, लोगों में वो क्या कहते हैं अवेयरनेस फैला रहे हैं गुरु शिक्षा परंपरा के बारे में, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है आज की इस दुनिया में। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि मुझ पर मेरे गुरु भाई का और मेरे गुरु भाई वर्मा सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और जिस शास्त्र संगीत को वो दुनिया में अलग पहचान दिलवाना चाहते हैं उसमें वो कामयाब रहे, और गुरु शिष्य परंपरा की जो एक लहर लोगों में वो फैलाना चाहते हैं उस कार्य में वो सफल रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। अखिल जी, गिटार के साथ आपने एज ए अकॉम्पनिस्ट भी काम किया है जी, और सोलो परफॉर्मेंस में आरंभ से लेके अंत तक एक अलग निर्वहन करना पड़ता है, आपका निर्वाह अलग होता है प्ले करने में, और चूँकि श्रोता भी सामने होते हैं, तो इनमें बेसिक फ़र्क क्या है एज ए अकॉम्पनिस्ट और एक सोलो परफॉर्मेंस के दौरान? आप अगर किसी के साथ में बजाते हैं तो उसमें एक लिमिट रहता है कि वह अगर सिंगर है या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, साथ में सोलो बजा रहा है, जैसे मैं नगमा बजा रहा हूँ या वो सोलो गा रहा है तो उसके साथ में मैं संगत कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट में बजा रहा हूँ, तो वो जिस प्रकार से उसके गायन चलेगा उसी प्रकार से मैं उस पर उसके साथ साथ, अगर वो कोई राग बजा रहा है तो उसके साथ साथ मुझे वह राग बजानी है, वह कोई सिंगिंग कर रहा है या कोई गाना गा रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, तो उसके साथ साथ मुझे उसके बजाना पड़ता है, उसके अलग नहीं। वह जब रुकेगा, जिसको अपन बीच में म्यूजिक पोर्शन भी कहते हैं, वह जब रुकेगा, जब वह मुझे जगह देगा अब आप यहाँ से बजाइए, तब मैं थोड़ा सा उसके अंदर 10 सेकंड का 12 सेकंड का या जितना भी वो समय देता है उसके अंदर मैं अपना काम करके वापस वहाँ से वापस उस ट्रैक पर आ जाऊँगा। सोलो के अंदर क्या रहता है कि सोलो के अंदर जनरली गुरुजी के साथ हम लोग बजाते हैं जब सोलो के अंदर, तो उसमें सर्वप्रथम मैं उसमें इस तरीके से प्रारंभ करता हूँ आलाप से। उसमें रिदम नहीं चलता आलाप के अंदर। आलाप के अंदर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो राग मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ उस राग के अंदर जो स्वर उपयोग में आ रहे हैं उस स्वर का विस्तार करना, उस स्वर का तीनों सप्तक में विस्तार करना, तो वह कुछ 15 मिनट 20 मिनट इस तरीके से कुछ वह चलता है आलाप। साथ ही साथ आलाप के बाद जोड़ आने लग जाता है। जोड़ के अंदर कुछ इस तरीके से होता है कि आलाप का ही स्वरूप जोड़ के अंदर दिखाई देता है, वह उसकी नेक्स्ट स्पीड में चलता है। अगर आप आलाप विलंबित में बजा रहे हैं तो हल्का सा मध्य लय में या विलंबित और मध्य लय के बीच का जो जोड़ होता है वह जोड़ के अंदर दिखाई देता है। उसके बाद झाले के अंदर आपका शुरू होता है। तो जब झाला आप बजा रहे हैं तो उसकी गति थोड़ी सी और बढ़ जाती है। उसके बाद वह तिहाई लगाकर रुकता है, रुकते ही सीधी बंदिश प्रारंभ होती है। बंदिश में अब अगर सोलो में आप बड़ा ख्याल ले रहे हैं तो बड़ा ख्याल शुरू होता है, फिर बड़ा ख्याल अगर एक ताल में ले रहे हैं तो विलंबित में रहता है वह, फिर उसकी तान आती है, फिर उसके बाद छोटा ख्याल आता है, वो मध्य लय में आ जाता है विलंबित से थोड़ा सा अधिक लय में, फिर छोटे ख्याल की ताने आती है, उसके बाद तराना आता है, और तराना के बाद वह झाले के अंदर वह मुड़ जाता है सोलो मेरा। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे आपने बताया कि जैसे ये तराना आया, हाँ, या और एक जो बदलाव आता है स्टेप दर स्टेप, यानी आप झाला तक पहुंचते हैं जी, और उसके बाद तराना तक पहुंचते हैं, तो कुछ जो प्ले करते हैं वो साथ साथ में अपना एक वोकल भी उस राग को भी बोलते हैं, यानी स्टेज पे इसके साथ साथ कि अब मैं ये राग, यानी उसको वोकल से भी वो प्रेजेंट करते हैं। तो क्या आप ये दोनों उसका जो जोड़ है, यानी थोड़ा वोकल भी करते होंगे? सर्वप्रथम तो जैसे प्रारंभ होते ही वह उसको मैं जो दर्शक होते हैं, जो भी गुणीजन होते हैं, जो साथ में बैठे होते हैं, उनको मैं बताता हूँ कि मैं आज आपके सामने यह राग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसके अंदर कुछ इस तरीके से रहेगा, पहले आलाप होते हुए बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल और तराना होते हुए झाले के अंदर, फिर उसके बाद एक कंपोजिशन रहेगा, वह कंपोजिशन भी उसी राग का रहेगा। इस तरीके से वह रहता है। वो कंपोजिशन भी आप एक तरह से वोकल से भी तो बताते होंगे ना? हाँ, पहले उनको वोकल से मैं बताता हूँ, क्योंकि जनरली क्या रहता है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट पर परफॉर्मेंस हो रहा है, तो यह एक पब्लिक को बताना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, या उनको कहना कि मैं अभी आपके सामने क्या करने जा रहा हूँ, क्या परफॉर्म करने जा रहा हूँ, या कौन सा मैं कंपोजिशन आपके सामने वो सहजता से समझ लेते हैं और सुनते हैं भी फिर। चूँकि आपने ये इस पे क्लासिकल गिटार पे भी काफ़ी काम किया है और वेस्टर्न गिटार पे भी, तो
एक जो प्रश्न आता है कि कंपोजिशन, यानी कोई गीत का, गज़ल का या कोई और भी गीत हो, सुगम संगीत का कोई गीत हो, सिंपल हो, तो क्या कंपोजिशन की जा सकती है हम इस पे गिटार पे? बिल्कुल, शास्त्रीय गिटार पर कंपोजिशन कर सकते हैं। हाँ। शास्त्रीय पक्ष इतना विशाल पक्ष है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ। आप उसकी मदद से आप एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर किसी भी प्रकार का संगीत में आप उस पर कंपोजिशन कर सकते हैं, चाहे वो भजन हो, सुगम क्षेत्र में हो, गज़ल क्षेत्र में हो, शास्त्रीय पक्ष में हो, उपशास्त्रीय पक्ष में हो, जिस भी पक्ष में आप उसको बनाना चाहते हैं, जिन स्वर के आधार पर, जिन रागों के आधार पर आप उसको बेस मानकर, जिस ताल के आधार पर, जिस ताल के अंदर आप क्रिएशन करना चाहते हैं, कंपोजिशन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल आप संकोच उस पर कर सकते हैं। आपने अपने अंदर इतने क्लासिकल के गुण डेवलप किए, तो हमारे साथ कलकत्ता से जो संगीत की एक प्रोफेसर हैं और उनका एक वेब पेज भी चलता है दुर्गा दुर्गति नाशनी नाम से, रूपा चटर्जी। रूपा जी हमारे साथ जुड़ गए। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अखिल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं रूपा चटर्जी, धनबाद, झारखंड से दुर्गे दुर्गति नाशिनी ऑनलाइन कार्यक्रम की एडमिन हूँ। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात कर रही हूँ वो है जोधपुर के रहने वाले अखिल बोहरा जी, जिन्होंने वेस्टर्न गिटार पर क्लासिकल बजाकर मेरे कार्यक्रम का मान बढ़ाया और 4 चांद लगाया। ये बहुत कम सुनने को मिलता है कि वेस्टर्न गिटार पर क्लासिकल, ये बहुत ही उम्दा प्रस्तुति उनकी थी और लोगों ने बहुत पसंद किया, सराहा। आप बहुत बड़े कलाकार बने, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आपका उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू रूपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अब तक अपने तबले से शिक्षा प्रारंभ की और गिटार पे आप लगातार अभ्यास भी कर रहे हैं और एक संगीत शिक्षा भी साथ साथ दे रहे हैं, लेकिन जो संगीत का सबसे ज़्यादा मुखर पक्ष है, जो दर्शकों के सामने सबसे ज़्यादा है, वो है शास्त्रीय गायन। जी। तो शास्त्रीय गायन में भी आपने पारंगत आप हुए हैं, तो कैसे शास्त्रीय गायन की तरफ आपका रुझान हुआ और कैसे शुरू की है शिक्षा? ये प्रारंभ से ही तबले के साथ शास्त्रीय पक्ष और शास्त्रीय पक्ष में गायन मेरे बहुत ही मैंने उसके अंदर रुचि दिखाई। और आप कह सकते हैं कि एक जब साधना करते हैं तो गुरुजी का कहा हुआ है कि आप अगर तबला बजा रहे हैं तो तबले के बोल उसके साथ में बोले, अगर साथ में स्वराभ्यास के अंदर आप उसको तबला बजा रहे हैं तो साथ में स्वराभ्यास भी आप करें उसके साथ साथ। तो गायन पक्ष वहाँ से मेरा मजबूत होना शुरू हुआ और गायन पक्ष में रुचि मेरी वहाँ से प्रारंभ होनी शुरू हुई। तो आप शास्त्रीय गायन की सोलो परफॉर्मेंस भी करते हैं या ये अभ्यास समानांतर चलता है, गिटार और सारा? ये सारा समानांतर चलता है, इसकी सोलो परफॉर्मेंस भी होती रहती है और सारा समानांतर चलता रहता है। अखिल जी, शास्त्रीय गायन जो है जी, चूँकि अब तो काफ़ी विस्तार हुआ है, यानी माध्यम काफ़ी बदल गए, माध्यमों का भी विस्तार हुआ है, सोशल मीडिया से भी हुआ, तो इसलिए शास्त्रीय संगीत के श्रोता या दर्शक काफ़ी बढ़ गए। लेकिन फिर भी एक हम इसे कमजोरी नहीं कहेंगे, लेकिन एक ये पक्ष तो है ही कि शास्त्रीय संगीत के केवल वही लोग जिनके कानों में शास्त्रीय संगीत सुनने का अभ्यास है वही लोग सुनेंगे। तो ये क्या कारण है? आप इसको कह सकते हैं ये अपना अपना टेस्ट है, कह सकते हैं। मैं सभी प्रकार का सुनता हूँ संगीत, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो शास्त्रीय हो, और सोशल साइड पर हो, चाहे वो सन्मुख बैठकर किसी के हो, सभी प्रकार का सुनता हूँ, क्योंकि वह संगीत में से ही निकला है। चाहे वेस्टर्न पाश्चात्य संस्कृति हो तो भी वह शास्त्रीय पक्ष में से ही निकला है। अगर आप गज़ल गा रहे हैं तो भी उन्हीं स्वरों पर गा रहे हैं, सा से सा के स्वर हो, चाहे वो शुद्ध हो, चाहे कोमल हो, किसी भी राग पर बेस्ड हो, चाहे आप भजन गा रहे हैं, चाहे आप कोई आधुनिक मूवी का या आप कोई मूवी का सॉन्ग गा रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं,
तो यह बहुत रहा है। लेकिन शास्त्रीय संगीत में हमने देखा है कि उसमें जो लिरिक्स हैं, गीत, वो बहुत कम होते हैं और उसमें सुरों की बहुलता ज़्यादा होती है। सुर यानी सुर डोमिनेंट होते हैं, ये कहा जा सकता है। तो बोल कम होते हैं। तो ये जो इसका इसको हम कह सकते हैं कि ये जो पक्ष है, ये हो सकता है कि वेदों द्वारा प्रदत्त हो। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपकी बात एकदम सही है। ऐसा भी होता है और कई बंदिशें इसमें मिलती हैं। कई हजारों बंदिशें कई तरह की रागों के अंदर मिलती है इसके अंदर। जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तब एक बंदिश लेते हैं राग की सोलो के अंदर। उसमें बड़ा ख्याल हो या प्रारंभ करना हो या छोटे ख्याल से प्रारंभ करना हो, तो सबसे पहले उसकी स्वर बंदिश ही लेता है। स्वर से उसका प्रारंभ करते हुए उसकी जो बात की जो बंदिश है, जिसके अंदर उसमें शब्द हो जाता है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि वह एक तरह का कंपोजिशन आप उसके अंदर सुन पा रहे हैं उस बंदिश के अंदर, फिर वह प्रारंभ होने लग जाता है उसके अंदर। तो जैसे शास्त्रीय राग है, वो तो जो ठेठ क्लासिकल राग जिसको हम कहते हैं, हाँ। वो काफ़ी टफ होती है सुनने में भी। आप तो अभ्यास करते ही हैं, लेकिन जो एक भाव संगीत जिसको कहते हैं, जिसमें शास्त्रीयता का पुट तो होता है, लेकिन भाव संगीत में गीत जो है वो भी उसी तरह से उतने ही समानांतर आ जाता है। तो ये जो है, ये सारा कैसे हम इसको आप टेस्ट को डेवलप कर पाते हैं श्रोताओं में? सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स को भी हम लोग सिखाते हैं या श्रोता में हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो इस तरीके से उनको स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को इस तरीके से बताया जाता है कि स्वर, ताल, लय और भाव, ये चारों पक्ष पर साधना कराई जाती है। स्वर पक्ष होता है तो उसमें कई अलंकार, रागें जैसा भी जिक्र किया हुआ था, तो उसकी साधना होती है। ताल पक्ष है तो कई प्रकार के तालों पर साधना कराई जाती है और उसका विस्तार होता है। स्वर, लय, फिर ताल के बाद लय पक्ष आना शुरू हो जाता है कि आप विलंबित में यह सारी एक्सरसाइज विलंबित में करें, उसको मध्य में करें और वापस उसको द्रुत में करें। फिर उसका भाव पक्ष बताते हैं। तो भाव पक्ष से एक बात है कि एक लाइन है शास्त्र में कि बादल देख डरी श्याम में। तो उसमें आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं और ये एक पूरा हम बच्चों को या किसी को भी सुना रहे हैं तो उसको एक तरह का दृश्य दिखा रहे हैं, उसको दृश्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बादल देख डरी श्याम में। श्याम बैठे और श्याम के पास में कई गोपियाँ बैठी हैं या कुछ अन्य लोग बैठे हैं, तो श्याम बांसुरी में मग्न है और वह कहीं धुन बजा रहे हैं, उसमें मग्न है। तो एकदम से बादल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बादल आ गए और बारिश हो जाएगी, तो अभी ये हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, तो ये बंद हो जाएगा। तो वह कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि बादल देख डरी शाम में, बादल देख डरी। तो शाम का कोई रिएक्शन नहीं होता उस भाव पर, तो भाव धीरे 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 बदलना शुरू होता है। बादल देख, फिर इस तरीके से वह मुड़ने शुरू हो जाता है। तब आप जो साधक हैं उनको समझ में आने लगता है कि भाव पक्ष कैसा है। शब्द वही है, स्वर वही है, उसके अंदर भाव पक्ष बदलते ही उसका पूरा टेस्ट बदल जाता है उस लाइन का। तो यह भाव पक्ष का इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है संगीत के अंदर। तो आपने ये महत्वपूर्ण रोल जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है, तो एक बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं जी, इंडस्ट आर्ट भी चला रहे हैं और काफ़ी जाने माने उद्योगपति है, लेकिन इन सब के बावजूद वो संगीत भी आपसे सीख रहे हैं और ख़ासकर वोकल। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश जैन साहब। मुकेश जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम मुकेश जैन है। मैं जोधपुर में इंडस्ट्राफ्ट.com करके कंपनी का फाउंडर हूँ और हम लोग फर्नीचर वगैरह में डील करते हैं। और अखिल को मैं पिछले काफ़ी टाइम से जानता हूँ, तकरीबन 10 सालों से, क्योंकि मैं संगीत के संस्थान से जब जुड़ा हूँ तब से मैं अखिल को देख रहा हूँ। वो छोटा सा बच्चे के रूप में मैंने उसको भी देखा है और फिर कैसे वो ग्रो हुआ है एज ए म्यूजिशियन और कितना डिवोटेड है और क्या उसमें चेंजेज आए हैं वो सब मैंने मेरी आँखों से देखा है। वो हाईली डिवोटेड म्यूजिशियन है जो गिटार और सितार में वो बहुत अलग स्टाइल से बजाता है। माँ सरस्वती की उसको बहुत कृपा है कि वो घंटों तक रियाज करता है बिना थके, बिना रुके। मैं ईश्वर से उसके
सफल म्यूजिक कैरियर के लिए प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा उस पर हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी और उसको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ इसके उज्जवल भविष्य के लिए। ऑल द बेस्ट अखिल, कीप इट अप। थैंक यू मुकेश जी। अखिल जी, आपने अपना तबला, गायकी और ये जो आपका जिसमें आप बहुत ज़्यादा पारंगत हैं, गिटार, लेकिन एक पक्ष आपका और है, वो है सितार वादन का। तो सितार वादन पे भी क्या आपने समानांतर रूप से अभ्यास किया है? क्योंकि है तो ये तार वाद्य ही। बिल्कुल। तो क्या रहा सितार का सफ़र? सितार का सफ़र बहुत ही रोचक सफ़र है मेरा, और अभी भी सितार का साधना उसमें प्रारंभ है। सितार बहुत ही आप खूबसूरत साज है, और शास्त्रीय पक्ष उसके अंदर अगर आप सुनेंगे या उसके अंदर बजाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगता है सितार पर। और स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट्स पर मेरी बहुत ही ज़्यादा रुचि रही है बचपन से ही, तो उसमें एक मैंने उसको साथ ही साथ सितार को मेरा सितार में भी काफ़ी बदलाव हुआ है, क्योंकि सितार अति प्राचीन है। क्योंकि हम अपने जो गॉडेस हैं, माँ शारदा हैं या वीणा वादनी है, तो अक्सर हमने ये उनके हाथों में देखा। हालांकि हो सकता है उसके स्वरूप अलग अलग है, वीणा स्वरूप अलग है, सितार अलग है, या वो जो है, तो ये जो है इतना प्राचीन है, तो इस पे आपने कैसे अभ्यास किया और इसमें क्या कंपोजिशन की जा सकती है, या केवल अकॉम्पनिस्ट के रूप में ही काम? हाँ, जैसे आपने कहा वीणा, वीणा में कुछ प्रकार है। सरस्वती वीणा होती है, विचित्र वीणा होती है, रुद्र वीणा होती है। सितार में भी कुछ इसी तरीके से बदलाव काफ़ी समय से होते आए हैं। सितार में कुछ बदलाव हुए, तो सितार में जो ट्यूनिंग मेथड है वो कुछ दो प्रकार से अभी आधुनिक काल में चल रहे हैं। उसमें एक ट्यूनिंग मेथड है तो रविशंकर जी का ट्यूनिंग मेथड है, पंडित रविशंकर जी का। दूसरा ट्यूनिंग मेथड है तो पंडित विलायत खान साहब का ट्यूनिंग मेथड चलता है उसके अंदर। तो इसके अंदर ऊपर 7 तार रहती है, चिकारी होती है, नीचे तरफ के तार होते हैं 12 से 15 के आसपास, कुछ तरफ के तार उसके अंदर। कुछ गुणीजन 12 सुर के 12 सुर के हिसाब से रखते हैं, और कुछ गुणीजन उसके अधिक सुर से भी उसका रखते हैं। तो इस तरीके से उस पर उसके बारे में पहले हम लोगों ने उसको पढ़ा, और सितार को पढ़ा, सितार को जाना, सितार के बारे में, सितार की बनावट के बारे में कि कैसे बन रहा है, कैसे इसमें तरफ का उपयोग हो रहा है। आजकल तो एम्प्लीफिकेशन भी इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है। बिल्कुल, वो एम्पलीफायर, ताकि आप उस साउंड्स को आप उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसलिए वह उसके अंदर उसका भी आविष्कार होने लग गया। साथ ही साथ उस पर साधना स्वर अभ्यास से, साधना से, और साथ ही साथ उस पर अलंकार का अभ्यास हो, रागों का अभ्यास हो। सितार की जो बेसिकली जो राग होती है, सितार के साथ में, सितार के बोलों के साथ में, दा दिर रा के साथ में बोलों की जो साधना होती है, फिर वह धीरे धीरे मेरी प्रारंभ होनी शुरू हो गई वहाँ से। सितार पे क्या आप अभी भी अभ्यास कर रहे हैं लगातार? जी, यानी आपने अभ्यास नहीं छोड़ा है जी। और सोलो परफॉर्मेंस भी दी होंगी सितार पे? सितार में सोलो परफॉर्मेंस दी है, शॉर्ट सोलो परफॉर्मेंस दी है। सितार बहुत ही सुंदर रहता है, और आप उसमें साधना करते हैं जब सितार, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सोलो परफॉर्मेंस शॉर्ट में हम लोग उसमें क्या करते हैं कि शॉर्ट में कंपोजिशन हम लोग उसमें प्ले करते हैं सितार के अंदर, और फिर उसी कंपोजिशन को शॉर्ट होने के बाद में हम लोग दर्शकों को वापस बताते हैं कि अब इसके अंदर हम लोग बड़ी परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, सोलो परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। तो कभी पहले सोलो परफॉर्मेंस बड़ी रहती है, कभी शॉर्ट परफॉर्मेंस पहले रहती है, कभी शॉर्ट परफॉर्मेंस बाद में रहती है। तो जैसा माहौल होता है, जैसा वहाँ पर परफॉर्म करना होता है, उस हिसाब से वह सितार पर रहता है। आपने सितार की चर्चा की और इतना सुंदर उसको बताया, तो हमारे देश के एक बहुत बड़े सितार वादक हैं पंडित चंद्रमोहन जी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपको प्रणाम है। आप संगीत के एक महान संगीतकार हैं। हमारे साथ आपके एक स्टूडेंट हैं अखिल बोहरा, क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार, मैं सितार वादक चंद्रमोहन भट्ट जयपुर से हूँ। एक बहुत ही प्रतिभाशाली, होनहार, वाद्य संगीत के, स्लाइड गिटार के, शास्त्रीय संगीत में रुचि रखने वाले कलाकार के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ, अखिल बोहरा जी के लिए। इनको गुरु के प्रति आदर भाव, श्रद्धा भाव, और इसके उपरांत अपने घर में घर का पूरा सपोर्ट इनके पिता श्री सतीश बोहरा जी, जो जोधपुर के
अच्छे प्रतिष्ठित संगीतकार हैं, उनका सहयोग मिल रहा है इनको, तो इनसे हमें बहुत आशाएं हैं, क्योंकि अपनी मेहनत और लगन उस हिसाब से ये बहुत अच्छी कर रहे हैं और कहीं भी कमी नहीं है। इनने कई प्रतियोगिता में भाग लिया है और उसमें अच्छी उपलब्धि की है इन्होंने। मैं इनके भविष्य में अच्छी शुभकामनाएं करता हूं और बधाई देता हूं कि ये इसी उत्साह से, लगन से अपने क्षेत्र में ईमानदारी से अभ्यास करते रहें, तो ये प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अखिल जी, आपने चूंकि संगीत का तो अनवरत सफर है जी, और ये सफर पे अगर हम चर्चा करें तो शायद घंटों भी कम है, लेकिन एक प्रश्न है जो मैं अक्सर पूछता हूँ कि हम संगीत का अभ्यास करते हैं तो खो जाते हैं कभी कभी, तो क्या अभ्यास करते वक्त अकेले में या कई बार हम मंच पे भी खो जाते हैं, तो आपको कोई अलौकिक अनुभूति हुई है? ऐसा लगा कि जैसे मेरे आसपास मेरे ऊपर कोई अलौकिक साया है या मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा कोई अनुभूति? बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी का यह कहना है मेरे कि जब आप कोई साधना करने बैठते हैं, जब आप कहीं परफॉर्म करने के लिए बैठते हैं, तब आप सबसे पहले उस साज को प्रणाम करें जिस साज के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में अगर आपके गुणीजन या गुरुजी आपके साथ में बजा रहे हैं तो उनको प्रणाम करें, मंच को प्रणाम करें, और उसके बाद अन्य जितने भी आपके गुरुजी हैं, जितने भी आप गुरुजी से आप साधना ले रहे हैं, आपके जितने भी गुरु हैं जिनको आप गुरु मानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, उनका आप ध्यान रखें। तो जब मैं साधना करता हूँ तो उनका ये ध्यान धरता हूँ। उनका ध्यान धरने के बाद मैं साधना करना प्रारंभ करता हूँ, या उनका ध्यान धरने के बाद मैं सोलो परफॉर्मेंस प्रारंभ करता हूँ। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक परफॉर्मेंस को 10 मिनट में ख़त्म करना होता है या एक परफॉर्मेंस को 30 मिनट में ख़त्म करना होता है। तो काफ़ी बार वो समय पर ध्यान रहता नहीं है। उस राग, उस स्वरों में इस तरीके से श्रुतियों तक आप चले जाते हैं, डूब जाते हैं कि आप जब उसके अंदर परफॉर्म करते हैं तब कोई समय का ध्यान नहीं रहता है। फिर थोड़ा सा ध्यान वापस उस जो आप कह रहे हैं अलौकिक दुनिया से जो बाहर आता है, तब पता चलता है कि अरे अभी तो परफॉर्मेंस ख़त्म करना है, यहाँ पर रुकना है, क्योंकि परफॉर्मेंस की एक सीमा है, एक मर्यादा है कि अभी आपको यहाँ पर रुकना है। और जब साधना करते हैं, तब साधना करते समय तो हम लोग उसको घड़ी भी नहीं देखते हैं। तो गुरु जी को कहा है कि साधना करते समय आप घड़ी नहीं देखनी चाहिए। साधना, आप उसको साधना में पूरा ध्यान लगाएं। आप समय की तरफ देखते हैं साधना करते समय तो आपको रहता है बस अभी 15 मिनट बाद अब उठना है, तो साधना में आपका ध्यान नहीं रहता है। तो उनका कहना भी इसी तरीके से उचित है कि अगर आपका ध्यान रहेगा तभी आप जो आप कह रहे हैं अलौकिक वाली बात, उस पर भी आपका ध्यान जाएगा। क्योंकि अब बहुत सारे माध्यम बदल गए, मीडियाज बदल गए, सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव है, तो नेचुरली उससे जुड़ना लाजमी है। क्योंकि अगर हम एक परफॉर्मर हैं या किसी भी क्षेत्र में है तो सोशल मीडिया को हम अछूता करके काम नहीं चल सकता। आपका सोशल मीडिया पे क्या क्या आपका जुड़ाव रहा है? सोशल मीडिया से मेरा बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव रहा है, और अभी हाल ही में लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव और बढ़ा। सोशल मीडिया में काफ़ी जगह पर सोलो परफॉर्मेंस दिया मैंने। उसमें जयपुर में लाइव हुआ, फेसबुक पर, यूट्यूब से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कई बार लाइव हुआ। उसके अंदर काफ़ी वाइस चांसलर बड़े बड़े विश्वविद्यालय के भी उसमें उपस्थित थे, और काफ़ी बड़े बड़े महान हस्तियां, कलाकार उसके अंदर उपस्थित थे। बेसिकली गिटार पर किया। नेपाल में भी लाइव हुआ, जयपुर से आगे भी काफ़ी बार लाइव हुआ, कलकत्ता में भी काफ़ी बार लाइव हुआ मेरा इसके अंदर, शास्त्रीय गिटार वादन के अंदर काफ़ी बार लाइव हुआ। और ये सारा सफ़र आप कह सकते हैं कि गुरुजी ने एक बात कही थी कि अगर आपको इस सफ़र में जाना है, सफ़र तक पहुंचना है, या सफ़र में और परफॉर्म करना है साधना से होते हुए, तो आपको एक बात का भी यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पहला पी जिसको कहते हैं पेशेंस, कि आपका अगर पेशेंस है, आप साधना करते समय आप 2 घंटे या 6 घंटे अगर आप साधना कर रहे हैं, बैठकर उसमें हिल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और साधना में पूरा ध्यान है, आपका पेशेंस है, तो आप उसको साधना को अच्छे से प्रारंभ कर सकते हैं। पेशेंस के बाद दूसरा पी आ जाता है कि आपकी प्रैक्टिस, कि आपकी उसकी प्रैक्टिस कितनी है।
उसके अंदर प्रैक्टिस आप कितने आप घंटों कर रहे हो, प्रैक्टिस सही अनुपात में सही तरीके से गुरुजी के कहे अनुसार आप सही तरीके से कर रहे हो, अलग तरीके से ना कर रहे हो, प्रैक्टिस आना शुरू हो जाता है, फिर आता है आपका परफॉर्मेंस। तो ये 3P एक साधक के रूप में सभी में होने अनिवार्य है कि पेशेंस, फिर प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के बाद परफॉर्मेंस। ये जो आप कह रहे हो, तो आज के युग में जो संगीत की तरफ महज ग्लैमर से खींचे चले आते हैं, लेकिन संगीत की साधना के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे यूथ को? नमस्ते। आप सभी लोग सर्वप्रथम साधना करें। साधना के साथ साथ गुरुदेव जिस प्रकार से आपको साधना करा रहे हैं उसको आप फॉलो करें। आप अगर अभी ऑनलाइन के माध्यम से ग्लैमर की दुनिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप उसको भी देखें, कोई बुरी बात नहीं है, आप उसको भी देखें। समय के अनुसार बदलाव होना भी ज़रूरी है, यह समय की एक बात है। पर साथ ही साथ साधना पर भी आपका नियंत्रण रहना चाहिए और साधना भी प्रतिदिन नियम अनुसार होनी चाहिए। अगर आप साधना प्रतिदिन नियम अनुसार करेंगे तभी तो आप उस ग्लैमर की दुनिया में आप अपना परफॉर्मेंस अति उत्तम दे पाएंगे, नहीं तो वह परफॉर्मेंस उत्तम नहीं हो पाएगा। अगर आपकी साधना में कमी रहेगी तो परफॉर्मेंस में कमी रहेगी आपकी। आप सर्वप्रथम सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करें, अपने गुरु को गुरु बनाएं। एक गड़ा बंद रश्म होती है, उसके अंदर गुरु की आज्ञा के बिना आप कई और परफॉर्मेंस या कई अन्य प्रकार की साधना कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका एक मुख्य कारण यही है कि गुरु का यह मैसेज है कि गुरु यह कहना चाहता है कि आपकी साधना इतनी मजबूत हो जाए और वह भी सही तरीके से स्वर अभ्यास से होते हुए, अलंकार के अभ्यास से होते हुए, रागों के अभ्यास से होते हुए। अगर आप वाद्य पक्ष के अंदर जाना चाहते हैं, जोड़ आलाप झाला, चाहे आप शास्त्रीय गायन पक्ष में जाना चाहते हैं, चाहे आप नृत्य पक्ष के अंदर जाना चाहते हैं, किसी भी पक्ष के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपकी साधना, स्टेप बाय स्टेप आपकी परीक्षा, स्टेप बाय स्टेप आपका उसके अंदर रुझान, स्टेप बाय स्टेप आप उसके अंदर टेस्ट दे रहे हैं, गुरु आपको जैसा कह रहे हैं वैसा आप उसके अंदर चल रहे हैं, तो उससे एक डिसिप्लिन आने लग जाएगा, पेशेंस जनरेट होने लग जाएगा, प्रैक्टिस होने लग जाएगी और साथ ही साथ आप परफॉर्मेंस भी उसके अंदर कर सकते हैं। क्या बात है अखिल जी, आपने तो बहुत सारा विस्तार तो से मेरा आपको यही कहना है कि आप गुरु को ना छोड़े बस। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने इतना विस्तार और संगीत की इतनी बारीकियों को पहले अभ्यास किया और फिर बताया। तो हमें खुशी है कि आप हमारे आज राइजिंग सिटी प्रोग्राम में यहाँ पर आ रहे। तो मैं राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से, 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।